स्वागत सभी को NSM Series.com पे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं NSM Series 8 चैप्टर 1 यानी कि आपका बेसिक ऑफ डेरिवेटिव का 10 क्वेश्चन लेकर के, जिसमें आपको सारे 10 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आपको दिया जाएगा और वो सही उत्तर क्यों है वो भी हम एक्सप्लेनेशन की माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ही जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका, हाउ डज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फंडामेंटली डिफर फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ऑपरेशनल मैकेनिज्म। मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे आपका अलग होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, आपका ऑपरेशन मैकेनिज्म के हिसाब से। तो इसमें आपको जो ऑप्शंस आपको जो मिलेगा, पहला जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका फॉरवर्ड और स्टैंडर्डाइज फाइल फ्यूचर्स और कस्टमाइज बिटवीन टू पार्टीज। मतलब फॉरवर्ड स्टैंडर्डाइज होता है लेकिन फ्यूचर्स आपका कस्टमाइज होता है दोनों पार्टी के बीच में। दूसरा रहेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडर और ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज आर स्टैंडर्डाइज वेयर आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड प्राइवेटली ओटीसी आर कस्टमाइजेबल। मतलब जो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका एक्सचेंज ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, जो आपका स्टैंडर्डाइज रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका जो जो आपका जो फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका जो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका ओटीसी के अंदर ट्रेड होता है और वो वाला आपका स्टैंडर्डाइज नहीं कस्टमाइज होता है। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका द सेटलमेंट ऑफ ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज गारंटीड बाय द टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज व्हाइल ए फॉरवर्ड गारंटीड बाय ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मतलब जो आपका जो सेटलमेंट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, उसका आपका गारंटी लेता है आपका जो दो जो पार्टी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ जो फॉरवर्ड जो आपका जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ड्यूटी लेता है, मतलब दायित्व लेता है कि उसको क्लियर करने के लिए। चौथा जो देखने के लिए मिलेगा आपका जो ऑप्शन वो रहेगा आपका फॉरवर्ड आर एक्सक्लूसिवली यूज फाइनेंशियल एसेट एज अंडरलाइनिंग फॉर फ्यूचर यूजेस कमोडिटी। मतलब फॉरवर्ड यूजुअली फाइनेंशियल एसेट को एज अंडरलाइंग यूज मतलब आपका इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर्स में वो जो इस्तेमाल इस्तेमाल करने का जो आपका जो माध्यम है वो रहेगा आपका कमोडिटी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो रहेगा आपका आंसर बी, जो रहेगा आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडर ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज एंड आर स्टैंडर्डाइज व्हेयर्स फॉरवर्ड्स आर नेगोशिएटेड प्राइवेटली ओटीसी आर कस्टमाइजेबल। मतलब जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो जो एनालिस्ट जो एक एसेट मैनेजमेंट मतलब जो एसेट मैनेजमेंट जो एक होता है एसेट मैनेजर, तो उसका जो आपके कंजम्पशन जो इंटरनल कंजम्पशन जो रिपोर्ट एक आपका जो डिलीवर करते हैं फंड मैनेजर, उसको ही लेकर के आधारित करके, तो उस फंड के हिसाब से उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल होता है वो अलग होता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले पहले जो चीज को आपको ध्यान से देखना होगा, फॉर फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्रेड होता है आपका एक कोई भी एक एक्सचेंज के ऊपर, जो एक कोई भी ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के ऊपर, और उस पे आपका कोई भी लॉट साइज, मतलब आप सोच लीजिए निफ्टी का लॉट साइज या बैंक निफ्टी का लॉट साइज, वो आपका स्टैंडर्डाइज है। मतलब निफ्टी का लॉट साइज आपका जो 50 था 50 है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो 25 है 25 है। और उस पे और दूसरी तरफ जो आपका जो फॉरवर्ड जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यूजुअली होता है आपका ओटीसी, मतलब ओवर ट्रेडेड काउंटर में आपका वो वाला ट्रेड होता है और उस पे आपको कस्टमाइजेबल सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको देखने को मिला, an investor who utilize derivative to mitigate potential losses from a price fluctuation in their existing portfolios of stocks is best described as a what। मतलब जो इन्वेस्टर रहता है तो वो अपनी जो पोर्टफोलियो के अंदर खुद को लॉस को, मतलब खुद का जो लॉस होता है वो कैसे वो मिटिगेट करते हैं, उसका बेस्ट वे मतलब बेस्ट आपका तरीका कैसे है वो अपने लॉस को स्मॉल में आप स्मॉल क्वांटिटी में आप रख सकते हैं। इसका जो आपका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पहले होगा आपका एन आर्बिट्रेजर, दूसरा होगा ए स्पेकुलेटर, तीसरा होगा ए हेजर और चौथा होगा आपका ए ब्रोकर डीलर। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ए हेजर। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो देखने को मिलेगा, द टेक्स्ट डिफाइंस ए हेजर इज पार्टिसिपेंट हु फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइसेस अंडरलाइंग एसेट एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस देयर रिस्क। मतलब एक हेजर क्या होता है, हेजर एक एक तरीके से आपका ऐसा ट्रेडर है जो आपने खुद की पोजीशन को हेज रखते हैं। मतलब
सोच लीजिए किसी के मतलब मेरे पास कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट का कुछ पोजीशन पड़ा है, मतलब कुछ आपका स्टॉक पड़ा है। तो उसको मैं हेज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे मालूम चला कि मार्केट में थोड़ा बहुत आपका मंदी आ सकती है, मतलब मार्केट गिरेगा। तो उस टाइम में जा करके मैं क्या करूँ, मेरे तो वो वाला जो अंडरलाइंग एसेट वो मैं खरीद के रखा हूँ, तो उसका ही जो फ्यूचर्स जो है वो मैं जा करके बेच दूँ। ठीक है, तो जब मार्केट में जब प्राइस जब गिरेगा तो उस स्टॉक का तो प्राइस कम होगा, लेकिन मैं फ्यूचर्स मार्केट में वो वाला स्टॉक का जो फ्यूचर्स है वो मैं बेच करके रखा हूँ, मतलब उधर मुझे प्रॉफिट होगा। तो उस तरीके से मुझे मतलब मेरा जो आपका पोजीशन है वो पूरी तरीके से हेज हुआ, क्योंकि एक साइड में मुझे लॉस हुआ और दूसरी तरफ मेरा प्रॉफिट बन गया। तो अब चले आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो क्वेश्चन है, एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट कॉन्फर्स ए डैश, मतलब एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक डिफरेंट है एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैसे अलग है आपका एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से। तो इस पे आपको जो ऑप्शंस देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका, पहला रहेगा आपका राइट एंड ऑब्लिगेशन टू द बायर, दूसरा रहेगा राइट विथआउट एन ऑब्लिगेशन टू द बायर, तीसरा रहेगा आपका स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन विथआउट एनी राइट्स टू टू द बायर, चौथा रहेगा आपका स्टैंडर्डाइज लॉट साइज मैच्योरिटी डेट व्हिच फ्यूचर्स लैक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका राइट विथआउट एन ऑब्लिगेशन टू द बायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका द डेफिनेशन ऑफ एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट ऑन ए बिफोर ऑफ ए सेल स्टार्टेड डेट एट ए स्टार्टेड प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, जिस लिए एक्चुअली ऑप्शंस लाया गया है, ऑप्शंस क्यों लाया गया है आपका, ऑब्लिगेशन मतलब किसी भी मार्केट में मतलब दोनों पार्टी के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओटीसी मार्केट में जो आपका ट्रेडेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो कोई भी पार्टी को आकर के आपका उसमें क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन रहता है कि एक पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही है। तो उसीलिए एक्चुअली ऑप्शंस लाया गया है कि ऑप्शंस एक राइट देता है उस चीज को खरीदने या बेचने के लिए, लेकिन वो राइट नहीं देता है उसको ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक ऑप्शंस एक एक मीडियम है कोई भी चीज को ट्रेड करने के लिए, लेकिन उस पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा आपका सेल या बाई के अंदर। तो इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, ए स्पेकुलेटर वुड चूज टू यूज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ओवर ट्रांजैक्टिंग इन द अंडरलाइंग कैश मार्केट प्राइमरीली ड्यू टू डैश। तो इसका जो आपका ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा आपका टू द लोअर रिस्क प्रोफाइल टू ऑफ डेरिवेटिव, दूसरा रहेगा द गारंटी ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज, तीसरा रहेगा द लेवरेज ऑफर्ड एंड लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और चौथा रहेगा आपका द सिंप्लिसिटी एंड द लैक ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका द लेवरेज ऑफर्ड एंड लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जो आपको एक स्पेकुलेटर मतलब जो आपका जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका जो ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन कैश मार्केट के अंदर जो आपका जो प्राइमरीली बेसिस में वो ट्रेड करता है, क्यों ट्रेड करता है, तो इसका मतलब the text explains that the speculator derivative are preferred over the underlying asset for trading purpose as they offer leverage, are less expensive and are the faster to execute in size। मतलब जो डेरिवेटिव होता है कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट का वो बहुत ही इजीली और एक लेवरेज लेकर के कम दाम पे वो सभी आपका ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी उसको एक एग्जीक्यूट साइज के अंदर आपका आपको ट्रेड करने के लिए देखने के लिए मिलेगा और ट्रेड करने के लिए मिलेगा। इसीलिए सभी आपका स्पेकुलेटर एज कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पांचवा जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका द प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ एन फॉर एन आर्बिट्रेजर इज टू प्रॉफिट फ्रॉम। तो मतलब जो प्राइमरी मोटिव मतलब प्राइमरी एक आर्बिट्रेजर का एक प्राइमरी जो सोर्स ऑफ प्रॉफिट जो आर्क्स है, मतलब जो कैसे एक आर्बिट्रेजर प्रॉफिट करते हैं कहाँ से। तो इसका जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, पहला रहेगा आपका लॉन्ग टर्म प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट, दूसरा रहेगा करेक्टली प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट प्राइस, तीसरा जो देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका टेम्पोररी द प्राइस डिस्क्रिपेंसीज ऑफ द सेम एसेट इन द डिफरेंट मार्केट, चौथा रहेगा आपका रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो रहेगा आपका टेम्पोररी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम एसेट इन द डिफरेंट मार्केट। मतलब इसका क्या आपका मतलब हुआ, तो एक आर्बिट्रेजर क्या करता है कि आर्बिट्रेजर मतलब दोनों प्राइस का डिफरेंशिएट वो ढूंढता रहता है। मतलब कोई भी एक चीज आप समझ लीजिए बीएससी के अंदर आपका ट्रेड हो रहा है 10 रुपए में, तो वही सेम चीज आपका एनएससी के अंदर आपका ट्रेड हो रहा है आपका 10 रुपए
20 पैसे के अंदर। तो उसमें जो आपका जो 20 पैसे का जो डिफरेंस बना, तो वही हो गया आपका एक आर्बिट्रेजर का आपका एक प्रॉफिट। मतलब वो 20 पैसा को लेकर के वो आर्बिट्रेजर कोशिश करता है कि दोनों एक में खरीद ले एक में बेच दे। तो जब उसमें आपका जो प्राइस जो डिफरेंस मतलब जो आया वही होगा उसका आपका प्रॉफिट। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, द डेफिनेशन प्रोवाइड इज क्लियर, आर्बिट्रेजर इज ए डील दैट प्रोड्यूस ए प्रॉफिट बाय एक्सप्लोइटिंग ए प्राइस डिफरेंस इन ए प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। मतलब आर्बिट्रेटर का एक मतलब एक कोशिश क्या रहता है कि जो प्रॉफिट का जो एक मार्जिन है उसको एक्सप्लोइट करे। मतलब जो प्रॉफिट का जो प्राइस का जो डिफरेंशिएट है दोनों मार्केट के अंदर, उसको इस्तेमाल करके खुद के लिए आपका प्रॉफिट जनरेट करना, वही रहता है एक आर्बिट्रेटर का आपका एक मोटिवेशन, मतलब एक प्राइमरी गोल। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो इसके बाद का क्वेश्चन। उसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका, which entity guarantees the performance of the contract of an exchange traded derivative market, thereby mitigating counterparty risk। मतलब कौन सा पार्टी जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट आपका ट्रेड होता रहता है, उसको रिस्क का जो आपका जो काउंटर पार्टी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं। तो इस पे जो आपका ऑप्शंस देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका द इंडिविजुअल ब्रोकर, दूसरा रहेगा आपका जो नेशनल रेगुलेटर, तीसरा रहेगा एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, चौथा रहेगा आपका द काउंटर पार्टी टू द ट्रेड। तो इसका सही जो आंसर होगा वो रहेगा आपका एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब हमारे हिसाब से जो आपको जो इंडिया मार्केट के वे आपका एनएससी बीएससी है, तो वो सारा जो आपका जो प्राइवेटली जो बॉडी है उसका एक मतलब नैतिक आपका एक ड्यूटी है कि जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है उसको वो वाला कॉन्ट्रैक्ट टाइम बाय टाइम, मतलब जो उसका जो आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट वो बेचे, और जो कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है टाइम बाय टाइम उसी मतलब जो आपका जो टाइम पीरियड है एक मंथ है या एक हफ्ता है या 2 हफ्ता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर वो वाला आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप खरीद ले। तो इस पर आपको क्या देखने को मिला, द टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट फॉर ए एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटीड द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। मतलब जो सेटलमेंट का जो ट्रांजैक्शन होता है एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसका एक मतलब मोरल ड्यूटी या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद को क्वेश्चन में आ जाते हैं। उस पे आपको देखने को मिलेगा द एबिलिटी टू क्रिएट टेलरमेड कॉन्ट्रैक्ट टू फिट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीलिंग काउंटर पार्टीज इज ए डिफाइनिंग एडवांटेज ऑफ द। मतलब जो आपका जो टेलरमेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे आपका क्या आपको एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो चिकागो बोर्ड एक्सचेंज, उसके बाद रहेगा आपका ओवर ट्रेडेड ओवर द काउंटर मार्केट, तीसरा रहेगा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एफएनओ सेगमेंट, चौथा रहेगा आपका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब एमएसईआई। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ओवर द काउंटर मार्केट। मतलब जो ओटीसी मार्केट आप बोलते हो वही आपका इसका सही उत्तर। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द टेक्स्ट क्लियरली इटसेल्फ इज ए फीचर्स ऑफ ए ओटीसी मार्केट दैट कॉन्ट्रैक्ट आर टेलर मेड टू फिट इन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू डीलिंग काउंटर पार्टीज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ही बना गया कि जो आपका जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होता है कोई भी एक डीलिंग काउंटर पार्टीज का, उसके हिसाब से वो सारा कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया जाता है। तो इस तरीके का आपका जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आपका ओटीसी मार्केट के अंदर ही। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका द टर्म प्राइवेट प्राइस डिस्कवरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट रिफर्स टू द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच। मतलब जो आपका जो प्राइस डिस्कवरी का जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको आप कैसे देख सकते हो। इसका जो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका पास्ट प्राइसेस ऑफ एन एसेट आर रिकॉर्डेड एंड आर चिप्ड, दूसरा रहेगा आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्राइस आर रिवील द मार्केट कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर स्पॉट प्राइस, तीसरा रहेगा आपका द गवर्नमेंट सेट्स द ऑफिशियल प्राइस ऑफ फॉर द कमोडिटीज, और चौथा रहेगा आपका द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज आर एलिमिनेटेड बाय द रेगुलेटर। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्राइस आर रिवील द मार्केट कलेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्यूचर स्पॉट प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आपका जो प्राइस जो डिस्कवरी रहता है, जो आपका जो प्राइस आप देख सकते हो, मतलब जो स्पॉट प्राइस या कोई भी एक स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, तो उसके हिसाब मतलब उसके हिसाब से उसके मुताबिक आप कोई भी स्टॉक का कोई भी एक्सचेंज का एक फ्यूचर डिस्कवरी आप सोच सकते हो। मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा या मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा, तो आप स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेटिव माइंडसेट से एक स्पेकुलेशन लगा सकते हो कि इस मार्केट का अगले 1 साल या 2 साल या 5 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर
ये वाला मार्केट कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो इसमें आपको देखने के लिए जो मिलेगा, द इंटरेक्शन ऑफ मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन डेरिवेटिव मार्केट फॉर द फ्यूचर डेट्स प्रोवाइड्स ए consensus व्यू ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, thus aiding द प्राइस डिस्कवरी। मतलब जो एक आपका जो बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से आप मार्केट को जब देखोगे, तो मार्केट में आपको मार्केट बढ़ता हुआ रहेगा या मार्केट गिरेगा, तो उसका एक एक हालचाल मतलब एक फ्यूचर एजम्पशन आप लगा सकते हो। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, दैट डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डैश फ्रॉम द वैल्यू सम अदर एसेट नोन फॉर अंडरलाइंग। मतलब जो आपका जो डेरिवेटिव का जो कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू होता है वो किस हिसाब से आपका डिसाइड होता है। जो आपका ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा आपका इंडिपेंडेंट, दूसरा रहेगा आपका डिराइव्ड, तीसरा रहेगा आपका इनविजिबली रिलेटेड, और चौथा रहेगा आपका इक्वल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डिराइव्ड। मतलब जो आपको देखना है, दिस इज द कोर डेफिनेशन प्रोवाइड इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर, द डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट or a product which value is derived from the value some other asset known as the underlying। मतलब एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, मतलब जैसे मैंने बोला था, मतलब कोई भी एक चीज का जो आपका जो एक ये हो या डेरिवेटिव ऐसा चीज है जो खुद का वैल्यू दूसरे कोई चीज से डिराइव करता हो। ठीक है, मतलब मैं एक जो एग्जांपल दिया था इसके ऊपर, कि एक कागज है, तो एक कागज, सिंपल एक कागज आपने मोड़ दिया, और एक कागज के अंदर आपने एक 1 ग्राम का गोल्ड लग करके वो वाला मोड़ दिया, तो जो कागज सिर्फ सिंपल मुड़ा है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो वाला कागज का वैल्यू आपके पास 0 है। लेकिन दूसरा जो कागज है उसके अंदर जब आप 1 ग्राम गोल्ड लेकर के आप मोड़ करके रख रहे हो, तो उसका वैल्यू किसके डिराइव हो रहा है, उसका वैल्यू डिराइव हो रहा है आपका गोल्ड के ऊपर से। मतलब गोल्ड वो वाला अंडरलाइंग एसेट हो गया उस कागज का, मतलब वो वाला कागज का वैल्यू अब 1 ग्राम गोल्ड के बराबर हो गया। तो इस पे आपका जो देखने को मिलेगा, ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सम अदर एसेट नोइंग एज अंडरलाइंग। तो इसके अंदर जो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, तो इसमें आपका अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट हो गया आपका गोल्ड। तो गोल्ड के हिसाब से उस पेपर का आपका वैल्यू आपका डिराइव होता है। तो इसके बाद हम लोग जो अभी का लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, द डेरिवेटिव मार्केट इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क फ्रॉम दोस हु आर द एक्सपोज्ड रिस्क बट हैव ए लो रिस्क एपेटाइट टू पार्टिसिपेट विथ ए डैश रिस्क एपेटाइट। तो इसका मतलब एक डेरिवेटिव मार्केट के अंदर रिस्क जो हम लोग मतलब पढ़े थे, रिस्क जो कम रिस्क ले सकते हैं उससे रिस्क ट्रांसफर होता है जो ज्यादा रिस्क हो सकते हैं। मतलब जो हेजर, मतलब हेजर आपका एज ए कम वो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो उससे आपका रिस्क ट्रांसफर होता है आपका किससे, मतलब रिस्क ज्यादा जो ले रहे हैं उसका रिस्क ट्रांसफर हो रहा है आपका जो रिस्क कम लेना चाहता है उनके पास से। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका सिमिलर, दूसरा रहेगा आपका लो, तीसरा रहेगा आपका नॉन एग्जिस्टेंट, और चौथा रहेगा आपका हाई। तो इसका जो सही आंसर जो उत्तर होगा वो रहेगा आपका हाई, क्योंकि that describe the risk transfer function. Here, low appetite transfer risk to the speculator and trader, high appetite that takes is the risk transfer to the participant with a high risk appetite। तो हमने जो चैप्टर में पढ़े थे, एज ए हेजर्स जो लो एपिटाइट, मतलब वो सभी अपने पोजीशन को हेज करके रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को मतलब आपका शक है कि मार्केट गिर जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो वो सब मतलब हर वक्त खुद का पोजीशन को हेज करके खुद का रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं किसके किसके पास, हेजर्स और स्पेकुलेटर और ट्रेडर के पास, जो रिस्क लेकर के मार्केट के अंदर आपका ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट करने के कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तो इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। और एक चीज, एनआईएसएम सीरीज 8 को क्लियर करने के लिए दोनों चीज आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। पहले में आपको देखना होगा एनआईएसएम सीरीज 8 का जितना सारा चैप्टर है उतना सारा चैप्टर आप कितनी बार आप पढ़ करके जा रहे हो। और दूसरा है आपका एनआईएसएम सीरीज का जो आपका सीरीज 8 का जो एग्जाम का पैटर्न, मतलब एनआईएसएम सीरीज 8 में जो ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका एमसीक्यू बेस्ड टाइप। तो उसमें आप कितने बार एमसीक्यू मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जा रहे हो वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एनआईएसएम सीरीज 8 को क्लियर कर पाओगे या नहीं। तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट nismseries.com में एक बार जरूर जाकर के एक बार चेक कीजिए। उसमें आपको मिलेगा एनआईएसएम सीरीज 8 एग्जाम का पिछले 5 साल का पूरी एमसीक्यू, उसका एक्सप्लेनेशन और आपका उसका आंसर। तो खुद मैं और एनआईएसएम सीरीज 8 का पूरा एनआईएसएम सीरीज .com का जो पूरा टीम है
वो सभी मिलकर के एक बहुत ही अच्छा एक मॉक टेस्ट मॉड्यूल बना है जिसमें आपको बहुत सारा केस स्टडीज देखने को मिलेगा, बहुत सारा एमसीक्यू उस पे इंक्लूड है। उसके साथ उसका जो एक्सप्लेनेशन है, क्यू ओ आंसर है, वो भी आपका उसमें दिया गया है। तो आप ज़रूर एक बार सभी को जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ।